फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं फ्यूचर ग्रुप की और साथ में हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। आज फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस इंडस्ट्रीज दोनों के शेयरों में गिरावट हो रही है। इस गिरावट की वजह क्या है? क्या जो अनाउंसमेंट हुई है एसजीएम में रिलायंस के, क्या लोगों को पसंद नहीं आई है? उसमें क्या कमी रह गई है? तो इस वीडियो के माध्यम से पूरी एजीएम की हाईलाइट को हम डिस्कस करेंगे। साथ में फ्यूचर ग्रुप डील से लेकर 2-3 बड़ी अपडेट है, उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इसका क्या असर पड़ सकता है फ्यूचर ग्रुप की डील के ऊपर। तो सारी की सारी संभावना इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो गिरावट का दौर है क्या लंबा चलने वाला है या फिर से जो शेयर की प्राइस बढ़ी थी वो गिर जाएगी, और रिलायंस इंडस्ट्रीज में इस समय क्या निवेश करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस की तरफ से बड़ी राय निकल के आ रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। और रिलायंस इंडस्ट्रीज में क्या इस लेवल पे निवेश कर लेना चाहिए या फिर इसमें से हमें दूर रह जाना चाहिए? जिस तरह से एजीएम की घोषणा के जैसे ही एजीएम हुई है उसके बाद से जैसे गिरावट शुरू हुई है, तो क्या ये और नीचे जा सकता है स्टॉक? तो सारी की सारी संभावना इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, एक बार हम फ्यूचर ग्रुप के शेयरों को डिस्कस कर लेते हैं। अभी बाजार शुरू हुआ है, सब सुबह का 11 बजे के आसपास का टाइम है। फ्यूचर रिटेल पर 65.20 पर 2.61% डाउन पर ट्रेड हो रहा है, यानी गिरावट हुई है फ्यूचर रिटेल में। फ्यूचर सप्लाई चेन की बात कर लेते हैं तो 93.50 पर 3.86% डाउन है, यहाँ पर भी गिरावट है करीब 3.25% की। फ्यूचर लाइफ स्टाइल 74.50 पर 2.17% डाउन पर है, गिरावट यहाँ पर भी है। फ्यूचर इंटरप्राइज 11.50 पर है, 2.13% डाउन है, यहाँ पर भी गिरावट है यहाँ। और साथ में फ्यूचर कंज्यूमर 9.60 पर 2.54% डाउन पर है। तो लगभग सभी शेयरों में करीब 2% से 3% की गिरावट है। और इसके पीछे जो वजह बनी है वो है एनसीएलटी की तरफ से जो निर्णय लिया गया है, उसकी वजह से निराशा का माहौल बना है। क्योंकि आपको पता ही है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पीएलए लगाई थी एनसीएलटी में और उन्होंने कहा था कि हमें हमारे शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाने की परमिशन दी जाए ताकि हम अपने शेयर होल्डर से रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप के बीच में जो डील हो रही है उसकी मंजूरी ले लें। लेकिन एनसीएलटी ने इसके ऊपर सुनवाई तो की और सुनवाई पूरी करने के बाद में जो इसका ऑर्डर है उसको रिजर्व कर लिया, यानी उन्होंने इसके ऊपर कोई फैसला नहीं दिया। और इस वजह से इस मामले को एजीएम में डिस्कस नहीं किया जा सका। और जो आशा बनी थी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने एजीएम में इसके ऊपर सब कार्रवाई आगे बढ़ा लेगी और बहुत जल्द शेयर होल्डर की मीटिंग भी बुलाई जा सकती है, तो वो संभावना खत्म हो गई। और इस वजह से मामला डिले होने की वजह से माहौल फिर से निराशा का बन गया और इस वजह से फ्यूचर ग्रुप के शेयरों में आज गिरावट का माहौल है। लेकिन सुनवाई हो चुकी है, कभी भी एनसीएलटी की तरफ से इसके ऊपर घोषणा की जा सकती है, तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और यहाँ से इस एजीएम के अंदर से एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आई है इस डील के लिए, उसको भी हम ज़रा डिस्कस करते हैं। लेकिन उसके पहले एक बार जो फ्यूचर रिटेल ने अपनी तरफ से एक बड़ा स्टेप उठाया उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्यूचर रिटेल ने जो अपना Q4 का रिजल्ट डिक्लेयर करने वाले थे उसको डिले कर दिया है और उन्होंने Q4 के रिजल्ट को अब डिक्लेयर करने के लिए 31 जुलाई 2021 की तारीख मांगी है। उनका कहना है कि हमें परमिशन दी जाए कि हम अपने रिजल्ट को 31 जुलाई 2021 तक घोषित कर पाए। और इस डिले होने की वजह जो उन्होंने बताया उसके पीछे उनका कहना है कि पिछले काफ़ी समय से लगभग हमारे कोविड-19 की वजह से पूरे राज्य के अंदर लॉकडाउन लगे हुए और उस वजह से हमारे कारोबार में बहुत ज़्यादा मुसीबत हुई है। हमारे सारे शोरूम में काफ़ी जगह पे शोरूम बंद है और काफ़ी जगह पे बहुत ही कम मिनिमम स्टाफ के साथ में कामकाज हो रहा है। इस वजह से जो सारे डॉक्यूमेंट है वो कंप्लीट नहीं हो पाए, तो जो रिजल्ट के लिए पूरी कार्रवाई नहीं होने की वजह से हमको अब वक्त चाहिए और रिज़ल्ट हम डिक्लेयर करेंगे, लेकिन 31 जुलाई के पहले हो नहीं पाएगा। तो इस वजह से उन्होंने इस डिले के लिए माफ़ी मांगी है और अपना रिज़ल्ट अब 31 जुलाई तक देने की बात कही है। और दूसरी बात यह है कि जो रिलायंस एजीएम हुआ है उसमें एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आई है। रिलायंस एजीएम में जो पिक्चर जो क्लियर होकर निकल के आ रही है उसमें रिलायंस अपने जियो मार्ट और फ्यूचर ग्रुप डील पूरी होने के बाद में इस दोनों बिजनेस को वो एक नए सिरे से सेटअप करेंगे। तो इस फ्यूचर ग्रुप और जियो मार्ट की डील के ऊपर हरमिंदर सैनी जो कि फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर है वजीर एडवाइजर के, उनका कहना है कि फ्यूचर ग्रुप के मर्जर के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने जियो मार्ट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को और साथ में फ्यूचर रिटेल के ऑफलाइन प्लेटफॉर्म को जोड़कर एक नया सेटअप कायम कर लेंगे। ये नया जब सेटअप बनेगा तो जो दूसरी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां जैसे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट उनको ज़बरदस्त टक्कर देंगे। तो एक रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपना खाका सेट कर लिया है कि आने वाले समय में
ऑफलाइन और ऑनलाइन बिजनेस को साथ में जोड़ के एक बड़े बिजनेस को सेटअप करना, और जिसकी वजह से आने वाले समय में इस बिजनेस के अंदर उनका एक छत्र राज स्थापित हो सके। तो एक तरफ से मुकेश अंबानी ने ठान लिया है कि ये डील हमारी तरफ से फाइनल है, और जैसे ही ये सेटअप पूरा हो जाएगा, इसका डील फाइनल हो जाएगी, तो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। और इसी को वेग गति से आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने नए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की घोषणा भी कर दी है, तो जिसकी वजह से आने वाले समय में इनके कारोबार में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने वाली है। और फ्रेंड्स, एक बार आज रिलायंस के कारोबार को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी आज गिरावट है, करीब 2098 पर 2.54% डाउन पर कारोबार हो रहा है, यानी लगभग 2.5% की गिरावट यहाँ पर भी है रिलायंस इंडस्ट्रीज में, क्योंकि जो जैसा रिजल्ट में घोषणा हुई है लोगों को पसंद नहीं आई है। इस रिजल्ट से काफ़ी लोगों में निराशा हुई, इस वजह से माहौल यहाँ पर बड़ी तेज़ी का नहीं बना है। तो मुकेश अंबानी ने एजीएम में ढेर सारी घोषणाएं भी की है, जिसमें टेलीकॉम, रिटेल और इसमें इन्वेस्टमेंट को लेकर काफ़ी घोषणाएं की है, लेकिन फिर भी ये निवेशकों को इतना पसंद नहीं आया है। मुकेश अंबानी ने करीब 75,000 करोड़ के नए निवेश की भी घोषणा की है, और 2019 में एजीएम में मुकेश अंबानी ने सऊदी अरामको के साथ 20% हिस्सेदारी की डील की जो घोषणा की थी, 2 साल बाद फिर से वही बात उन्होंने दोहराई है कि जल्दी इसको फाइनल किया जाएगा। तो इससे निवेशकों को कन्फ्यूजन हो रहा है कि 2 साल हो गए, अभी भी उसमें आगे प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है। वही बात दोहराई जा रही है जो 2019 में दोहराई गई थी, 2021 में भी वही बात दोहराई जा रही है। और मुकेश अंबानी ने कहा है कि रिलायंस का प्रदर्शन लगातार आउटस्टैंडिंग रहा है, उनका कुल रिवेन्यू 5.40 लाख करोड़ रुपीज़ रहा है। देश की बड़ी कंपनी के रूप में रिलायंस का देश की इकोनॉमी में बड़ा योगदान आ रहा है, और 75,000 को नया रोजगार भी दिया है। और हमारा ऑयल टू केमिकल बिजनेस इकोनॉमी में गिरावट के कारण चुनौतियों से जूझता रहा। अभी भी ग्लोबल लेवल पर रिलायंस ही एकमात्र कंपनी जो पूरी तरह से क्षमता के साथ अपना ऑपरेशन चला रही है और हर तिमाही में फायदा कमा रही है। मुकेश अंबानी ने कहा है कि रिलायंस ने नेट डेट फ्री बैलेंस शीट को मार्च 2021 के पहले पूरा कर लिया है, और हमारा लक्ष्य 2021 तक का था, उससे हमारे लक्ष्य से पहले ही हम उस लेवल तक पहुँच चुके हैं। इससे 2 साल पहले हमने पूरा किया है। और रिलायंस ने सऊदी अरामको के साथ रणनीतिक भागीदारी की घोषणा की है। सऊदी अरामको के चेयरमैन और किंगडम के गवर्नर यासिर अल रुमायन रिलायंस इंडस्ट्रीज के बोर्ड में शामिल हो चुके हैं। किंगडम $430 अरब का सॉवरेन वेल्थ फंड है, यानी सऊदी अरामको के साथ जल्द ही डील को पूरा कर सकते हैं। यासर अल रुमायन बोर्ड के स्वतंत्र निदेशक के रूप में होंगे। मुकेश अंबानी ने नए एनर्जी बिजनेस को लॉन्च करने की घोषणा की है, और इसका उद्देश्य देश और वैश्विक स्तर पर ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना है। कंपनी ने धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स की शुरुआत की है। यह गुजरात के जामनगर में 5000 एकड़ में फैला हुआ है। रिटेल को लेकर बड़ी घोषणाएं की है। इसके तहत अगले 3 सालों में 10 लाख लोगों को रोजगार देने की घोषणा उन्होंने की, यानी बड़ी एक योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि साथ में उन्होंने गूगल और रिलायंस को मिलाकर जियो फोन नेक्स्ट को डेवलप करने की बात कही है। 15,000 करोड़ रुपीज़ का निवेश किया जाएगा, यानी गूगल और रिलायंस मिलके नया जियो नेक्स्ट फोन रिलीज कर रहे हैं 5G टेक्नोलॉजी के साथ में। पिछले 10 सालों में रिलायंस ने देश और शेयर होल्डर की वैल्यू में $90 अरब का निवेश किया है। आने वाले दशक में रिलायंस $200 अरब का डायरेक्टली और पार्टनर के साथ निवेश करने वाला है। रिलायंस ने पिछले साल 3,24,432 करोड़ रुपये जुटाया था, और यह रकम जियो टेलीकॉम, रिटेल और राइट इशू के साथ अन्य तरीकों से उन्होंने जुटाई, तो बहुत बड़ी रकम उन्होंने जुटाई थी। ग्रीन प्लान के तहत 4 गीगा फैक्ट्रीज होगी। इसमें इंटीग्रेटेड सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल फैक्ट्री होगी जो सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन करेगी। दूसरा, एडवांस स्टोरेज बैटरी फैक्ट्री होगी, इसमें इंटरमीडिएट एनर्जी का स्टोरेज होगा। तीसरा, इलेक्ट्रोलीजर फैक्ट्री होगी, इसमें ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन। और चौथा, फ्यूल सेल फैक्ट्री होगी, इसमें हाइड्रोजन को मोबाइल और स्टेशनरी पावर के रूप में बदला जाएगा। न्यू एनर्जी बिजनेस पर 60,000 करोड़ रुपीज़ का निवेश होगा। तो बड़ा एक नया बिजनेस ग्रीन एनर्जी के तहत शुरुआत करने की योजना बनाई गई है रिलायंस की तरफ से। और साथ में रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने बिजनेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी के लिए भी अब पूरी तरह से कमर कस चुके हैं, तो ये उनका बिजनेस नया बहुत ज़्यादा सेटअप होने वाला है। और अब ये डील फाइनल होने के बाद इस बिजनेस पे काफ़ी अच्छा इनका इफेक्ट पड़ेगा और ये बिजनेस आगे बढ़ाया जा सके। और उन्होंने अब जो सबसे बड़ी जो घोषणा की है वो जियो नेक्स्ट फ़ोन की है, जो 5G सबसे सस्ता फ़ोन होगा, और इसको उन्होंने गणेश चतुर्थी पर यानी 10 सितंबर को ग्राहकों को देने की घोषणा की है। और यहाँ ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस उनकी भी राय निकल के आ रिलायंस पर। तो क्या है, मॉर्गन स्टैनली ने रिलायंस एजीएम पर राय व्यक्त करते हुए कहा है कि क्लीन एनर्जी में तेज ग्रोथ के मौक़ों पर फोकस रहेगा। कंपनी का मेगा प्लान पूरी दुनिया के लिहाज से खास है। कंपनी के मेगा प्लान से री रेटिंग की संभावना बढ़ी है, वही मेगा प्लान से निवेश की तस्वीर भी साफ हुई है। कंपनी को रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश में फ़ायदा होगा, वही न्यू एनर्जी बिजनेस में पार्टनरशिप को लेकर अभी चिंताएं नहीं है। और मॉर्गन स्टैनली ने रिलायंस पर ओवरवेट रेटिंग दी है और शेयर का लक्ष्य उन्होंने 2,262 रुपीज़ तय किया है। CLC की तरफ से कहा गया है कि अरामको के साथ
O2C की डील पूरी होने की उम्मीद है। कंपनी के न्यू एनर्जी बिजनेस की योजना से बड़ी जो जुड़ी जानकारी है वो पॉजिटिव है और कंपनी के लिए जियो फोन नेक्स्ट पॉजिटिव ट्रिगर साबित हो सकता है। इसके अलावा रिटेल की प्रगति भी कंपनी के लिए पॉजिटिव ट्रिगर साबित हो सकती है। और CLSA ने रिलायंस आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है और शेयर का टारगेट 2250 रुपीज़ रखा है। JP मॉर्गन की तरफ से रिलायंस पर राय देते हुए कहा गया है कि ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस में 75,000 करोड़ रुपीज़ का निवेश बहुत बड़ा ट्रिगर साबित होगा। न्यू एनर्जी बिजनेस का हमारे लक्ष्य में 100 का वेटेज है और नए निवेश पर कंपनी जोर दे रही है। इन कदमों से कंपनी की वैल्यू में इजाफा होगा। तो इस तरह से जो ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस है वो पॉजिटिव है कंपनी के कारोबार को लेकर, कंपनी की ग्रोथ को लेकर, और उनका कहना है कि आगे और ज़्यादा संभावना बढ़ेगी और इसका बिजनेस बढ़ता रहेगा। और फ्यूचर ग्रुप की डील जो है वो भी बहुत जल्द समय पर पूरी हो सकती है। महीने के अंत में सुप्रीम कोर्ट में पूरे मामले की सुनवाई होगी और हो सकता है बहुत जल्द इसमें रिजल्ट भी आ जाए इसका और ये डील हो जाए। वैसे डील की जो संभावना है वो पूरी तरह से पॉजिटिव लग रही है और रिलायंस ने अपनी तरफ से पूरी तरह से ये ठान लिया है कि हम डील को पूरा करके रहेंगे। तो आने वाले समय डील तो फाइनल हो जाएगी, परंतु ये NCLT ने जो मामला सुनवाई को रिजर्व कर लिया, इसकी वजह से गिरावट का माहौल फिर बन गया है। तो ये गिरावट रुक जाए यही हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।